Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will cover some important questions of your chapter spectroscopy. So let's start with our first question. The IR spectrum of water is expected to show. तो देखो IR का पहले मतलब देख लेते हैं IR होता क्या है। तो देखो IR का मतलब होता है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस। IR का मतलब क्या है आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इंफ्रारेड रेडिएशंस में आप अपने वाइब्रेशंस को आप जो भी आपके जो बॉन्ड्स हैं वाइब्रेट करते हैं आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करते हो इन आईआर रीजन। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपके आईआर रीजन में फॉल करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई सा भी मॉलिक्यूल आपका आईआर एक्टिव कब होगा, तो ये ध्यान में रखना है। कब एक्टिव होगा? देयर मस्ट बी अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन के दौरान उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है देन दैट मॉलिक्यूल विल बी आईआर एक्टिव। देन दैट मॉलिक्यूल विल बी आईआर एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए CO2 है। CO2 वैसे आपका क्या है, नॉन पोलर है। इसमें किसी भी तरह का परमानेंट डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता। बट इन केस अगर ये आपका असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को शो करता है, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को शो करे, तो यहाँ से देख सकते हैं आप एक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का छोटा हो जाएगा और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। सो इन दैट केस ये क्या करेगा, आपका आईआर एक्टिव होगा। तो आईआर एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें चाहे परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो चाहे ना हो, बट उनमें देयर शुड बी अ चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, एक्सेप्ट होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, आपके आईआर एक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी सभी के सभी आपके क्या होंगे, आईआर एक्टिव होते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, हमें बैंड्स की बात पूछी गई है। तो जो आपके आईआर बैंड्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स के ऊपर। दैट डिपेंड्स अपॉन योर वाइब्रेशनल मोड्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। और आपके जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसके लिए वाइब्रेशनल मोड आते हैं आपके 3n-5। और अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो इसके लिए वाइब्रेशनल मोड्स कितने आते हैं आपके? 3n-6। अब देखिए वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर आपका क्या है, नॉन लीनियर है। इसकी शेप क्या होती है आपकी? बेंट शेप होती है। तो इसी वजह से इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? 3n-6। तो 3 एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने वाटर के? 3-6। तो 9-6 कितने बनेंगे? 3। तो यहाँ पे आपके 3 वाइब्रेशनल मोड्स आएंगे। सो दैट मीन्स इसमें कितने आपके आईआर बैंड्स आएंगे? 3 आईआर बैंड्स आएंगे। और अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स कितने आएंगे? 3 × 3 - 5। दैट मीन्स कितने वाइब्रेशनल बैंड्स आएंगे आपके? टोटल 4 आईआर बैंड्स आपको मिलेंगे। सो दैट्स द about your IR spectroscopy. Moving to your next question, the UV spectrum of acetaldehyde shows prominent band due to। देखो जो आपका यूवी स्पेक्ट्रम होता है वो आपका लाई करता है इन 200 to 400 नैनोमीटर रीजन में लाई करता है। और इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को क्या करते हैं हम आपका अब्जॉर्ब करते हैं। इसमें इस चीज को हम देखते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ हुई है। जनरली देखो होता क्या है, आपका देखो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो सिग्मा बॉन्ड की, देन आती है आपके पाई बॉन्ड की, देन आते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग, देन आते हैं आपके पाई स्टार, और देन आते हैं सिग्मा स्टार। सो इलेक्ट्रॉन आपके इन ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं? ट्रांजिट करते हैं, ट्रांजिशंस शो करते हैं। और आपके यूवी में जनरली जो आपकी ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं वो N to पाई स्टार होती हैं। और दूसरी आती है आपकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। सिग्मा टू जो सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस है
इनमें एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, इनमें एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होने के कारण ये जो है आपके यूवी रीजन में फॉल नहीं करती, यूवी रीजन में फॉल नहीं करती। तो अगर ये यूवी रीजन में फॉल नहीं करती तो इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते आपके यूवी स्पेक्ट्रम में। तो बेसिकली आपका जो एन टू पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं, यही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इनमें भी क्या है कि जो आपका एन टू पाई स्टार होता है दैट इज असिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है। ठीक है, ये आपका फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिशंस होगी नहीं, इनमें ट्रांजिशंस होंगी, बट जो ट्रांजिशन की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो बहुत ही ज्यादा आपकी कम आती है। इंटेंसिटी जो आती है बहुत ही ज्यादा क्या आती है आपकी, कम आती है। ठीक है, और जो आपके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आर अलाउड होते हैं। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जिनको आप चेक कर सकते हो इनकी अपसाइलम वैल्यू से। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ कि आपको एक सिग्नल है, उसकी इंटेंसिटी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ अपसाइलन, वो बहुत ही कम है, तो आप समझ लेना अगर इंटेंसिटी या अपसाइलम की वैल्यू कम है सो दैट इज योर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है सो दैट इज योर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जो आपकी ट्रांजिशंस अलाउड होंगी उनकी वजह से आपका जो सिग्नल आता है दैट इज क्वाइट इंटेंस आता है। और यूवी, आपकी यूवी जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा इनकी एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ ये आपके वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी एग्जिबिट करते हैं। तो इसी वजह से जब आपका एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन भी करता है। और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है ना, वो आपको एक ब्रॉड सिग्नल मिलता है, ब्रॉड सिग्नल मिलता है। आपको पीक देखने को नहीं मिलती, शार्प सिग्नल नहीं आता यहाँ पे, ब्रॉड सिग्नल आता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो क्या हो जाता है, आपका ब्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपका जो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से बैंड्स आपके आते हैं। तो देखो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए, तो इसमें देखिए कौन कौन तरह के इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल, एनर्जी कम है तो इजिली हो जाएंगे। दूसरा, इसमें पाई बॉन्ड है तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस आर आल्सो पॉसिबल। तो इसमें दो तरह की ट्रांजिशंस आपकी पॉसिबल हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ग्रुप ऑफ मिथेनॉल। तो देखो पहले मिथेनॉल ड्रॉ कर लेते हैं, आपका CH3OH। कहते एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर ले रहे हो स्पेक्ट्रम, उसका डबलेट आ रहा है, डबलेट गिवन है आपको। सिग्नल है, एक सिग्नल था वो दो में डिवाइड कर गया, उसको बोलते हैं डबलेट। एक ही सिग्नल की दो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, एक 3.5 पे और एक आपकी आ रही है 3.9 पे। और जो आप एनएमआर की फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे हो दैट इज योर 100 मेगाहर्ट्ज। तो आप बताइए स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जो जे है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो जो आपका स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जे होता है वो आपके मल्टीप्लेट में जो भी आपकी पीक्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं आपका जे वैल्यू। तो मल्टीप्लायर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो ये कपलिंग कांस्टेंट कितना आएगा आपका, 0.4। देखो 3.9 माइनस 3.5 दैट इज 0.4 ppm। पर देखो क्वेश्चन में तो आंसर हर्ट्ज में है, तो आपको पीपीएम को हर्ट्ज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीपीएम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻�6। देखो हर्ट्ज में लाने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट गिवन है उसकी फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 100 मेगा हर्ट्ज है तो मेगा का मतलब कितना होता है, 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो इससे देखो ये कैंसल, तो कितना बन गया ये आपका 40 हर्ट्ज। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जे। तो अगर आपके क्वेश्चन मिथेनॉल पे आए तो देखो मिथेनॉल में आपको देखना क्या, प्रोटोन एनएमआर। तो जितने तरह के आपके प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे उतनी तरह के आपको सिग्नल मिलते हैं। तो आपके देखो मिथेनॉल में एक प्रोटोन ये रहा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल आएगा।
और वो जो सिग्नल होगा उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो डिपेंड करती है उसके नेबरिंग प्रोटॉन्स पे। तो नेबरिंग में कितने प्रोटॉन्स हैं आपके? 3 प्रोटॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन के कारण जो आपका सिग्नल का स्प्लिट होगा दैट डिपेंड्स अपॉन योर 2ni+1 रूल। तो 2, आपके नेबर में कितने प्रोटॉन है? 3। और आई वैल्यू कितनी होती है उसकी? ½ + 1। दैट मीन्स उसका सिग्नल क्या होगा आपका? 4 लाइन आएंगी। मतलब सिग्नल में क्या मिलेगा आपको? क्वार्टेट मिलेगा। सिग्नल में क्या मिलेगा आपको? क्वार्टेट मिलेगा। ये ध्यान में रखना है। और जो आपका आपका यहाँ पे मिथाइल प्रोटोन है, मिथाइल में तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। और इनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो आपके OH वाले हाइड्रोजन की वजह से होगी। एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डबलेट मिलेगा। तो जो क्वेश्चन में डबलेट की बात की गई है वो आपके 3 हाइड्रोजन मिथाइल प्रोटोन की ही उन्होंने क्या किया है आपका? बात किया है। तो आपके मिथेनॉल में एक आपको मिलता है डबलेट और एक का मिलता है आपको क्वार्टेट मिलता है। ध्यान रखना, इसमें जितने तरह के प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन, जितने आपके तरह के डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने ही आपको NMR में सिग्नल मिलेंगे। और आपके जो सिग्नल की इंटेंसिटी है, जो आपका सिग्नल मिला है आपको, सिग्नल की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इक्वलेंट प्रोटॉन, मतलब एक जैसे प्रोटॉन कितने हैं उनकी वजह से आपके सिग्नल की क्या मिलती है? इंटेंसिटी मिलती है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कहते प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मिथेनॉल शोज। तो मैंने अभी बताया जो आपका मिथेनॉल है भाई, एक हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या आता है आपका? क्वार्टेट आता है। और 3 प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे क्या मिलता है आपको? डबलेट मिलता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। एक आपको डबलेट मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? क्वार्टेट मिलेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन्स विल नॉट एग्जिबिट NQR स्पेक्ट्रम। तो पहले NQR का मतलब देख लो। जो आपका NQR होता है दैट इज योर न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल रेजोनेंस। दैट इज योर न्यूक्लियर क्वाड्रोपोल रेजोनेंस। NQR में देखो होता क्या है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल है आपके ओनली सॉलिड सब्सटेंसेस पे। सॉलिड सब्सटेंसेस पे ही एप्लीकेबल है, नॉट ऑन इंडिविजुअल आयंस। नॉट ऑन इंडिविजुअल आयंस, ये आपके इंडिविजुअल आयंस पे एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो आपका NQR है वो आपके रेडियो वेव रीजन में लाई करता है। वो आपकी रेडियो वेव रीजन में लाई करता है। जो आपका NMR था वो भी आपके रेडियो वेव रीजन में लाई करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट, ये उन्हीं सिस्टम पे अप्लाई होता है जिनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप इसमें सिग्नल कैसे देखते हो उसके लिए आप कैलकुलेट करते हो MI वैल्यू, जो आप आती है -I से +I तक आपको देखना होता है। और 1 1 का डिफरेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिस्टम की आई वैल्यू कितनी है? 1, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग MI वैल्यूज क्या होगी? -1। एक कम कीजिए इसमें 0 और एक कम कर दीजिए, कितना बनेगा? 1। तो इसकी वैल्यू +1 से -1 होगी इंक्लूडिंग 0। तो इसमें आपके दो लेवल्स बनते हैं, एक तो MI = 0 और दूसरा बनता है आपका MI = +-1। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आपको एक ही सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर देखो क्लोरीन का आई वैल्यू कितना है? 3/2। तो इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी MI वैल्यूज हैं वो क्या मिलेंगी आपको? +-½ एंड +-3/2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दो डिजेनरेट लेवल्स मिलते हैं, एक तो +-½ और एक आपका +-3/2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक ही सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि जो आपका NQR स्पेक्ट्रम है कौन सा नहीं देगा। तो ये आपके इंडिविजुअल आयंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते अमंग द फॉलोइंग विच मेटल आयन इज एक्सपेक्टेड टू शो ESR सिग्नल। देखो ESR क्या होता है? ESR को हम EPR भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या इसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, इसकी जो कंडीशंस होती हैं और किस रीजन में ये फॉल करता है,
ये आपका फॉल करता है माइक्रोवेव रीजन में, जिसमें आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। दैट फॉल्स इन योर माइक्रोवेव रीजन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे ही एप्लीकेबल है, जिनमें आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे ही एप्लीकेबल है जिनमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हीं में ही आपका ईएसआर स्पेक्ट्रम शो होता है, वही सब्सटेंसेस आपके ईएसआर एक्टिव होते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जिंक है। जिंक क्या होता है आपका 3d10। 3d10 मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मरकरी जिंक फैमिली का है, इसमें क्या होगा 5d10, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का देखो 2 पॉजिटिव है, दैट मींस 1s2 2s2 2p6, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आपका बचा कॉपर+2। कॉपर+2 क्या होता है 3d9, तो इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होगा आपका ईएसआर एक्टिव होगा और आपका ईएसआर सिग्नल ये देगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। अच्छा ध्यान रखना, जो कॉपर होता है इसकी जो आई वैल्यू होती है वो होती है 5/2। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर+2 के लिए ईएसआर में कितनी लाइंस आएंगी, तो आप कैसे चेक करते हो 2ni+1। तो देखो 2, कॉपर कितने हैं 1, आई वैल्यू कितनी है उसकी 5/2+1। तो यहाँ पे सिग्नल कितने देखने को मिलेंगे आपको, लाइंस कितनी देखने को मिलेंगी 5 लाइंस देखने को आपको मिलेंगी। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि कौन सा आपका ईएसआर एक्टिव है या कौन सा इनएक्टिव है, या इसमें कितनी लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एक्यूरेट। देखो बात किसके बारे में कर रहे हैं, आपके मोसबेर के बारे में। तो मोसबेर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए कि जो आपकी मोसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये आपके गामा रेडिएशन में फॉल करती है, इसमें हम गामा रेडिएशंस को यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सिर्फ आपके सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स पे ही एप्लीकेबल है, लिक्विड या गैसेस पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन से सब्सटेंसेस आपके मोस्ट पर एक्टिव होते हैं, इसमें आते हैं आपका 57 आयरन, 119 टिन, 197 गोल्ड, 193 इरिडियम, 99 रुथीनियम, 127 इरिडियम, 121 एंटीमनी। तो ये जो होते हैं ये आपके मोस्पेयर को शो करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि गामा रोज को यहाँ पे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। तो जो आपके गामा रेडिएशंस होते हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं हम आपके कोबाल्ट के आइसोटोप से, थ्रू अ इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। यहाँ पे क्या करता है जो आपका कोबाल्ट है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा आप देख सकते हो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 27 - 1 कितना बन गया 26। और 26 किसका होता है, आपके आयरन का होता है। और मास नंबर वैसे का वैसा रहेगा 57 + 0 57। सो दैट इज योर एक्साइटेड आयरन न्यूक्लियस। दैट इज योर एक्साइटेड न्यूक्लियस। और जब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में जाता है आपका, देन ये रिलीज करता है आपकी गामा रेडिएशन। और जो ये गामा रेडिएशन रिलीज करता है इसको आप यूज करते हो टू ऑब्टेन द मोसफेयर स्पेक्ट्रा। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू गामा रेडिएशंस क्या होती हैं आपकी प्रोड्यूस होती हैं। अब आपके क्वेश्चन में पूछा है मोसफेयर कौन देगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका भाई डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते हैं आपको एक गिवन कंपाउंड गिवन है क्लोराइड का, उसमें आपको बताना है एनक्यूआर सिग्नल कितने आएंगे। तो देखो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था, जो क्लोरीन है इसकी आई वैल्यू कितनी होती है 3/2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एम आई वैल्यू क्या मिलेंगी +- ½ कोमा +- 3/2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पे दो डिजनरेट लेवल्स बनेंगे +- ½ एंड +- 3/2। तो आपको यहाँ पे एक ही सिग्नल क्या होगा ऑब्टेन्ड होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर बॉन्डेड टू अ मेटल, द एक्सपेक्टेड आईआर बैंड्स विल बी। देखो वाटर के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर में कितने आईआर बैंड्स आएंगे, आपके 3 आईआर बैंड्स आएंगे। और जब आपके वाटर ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो मेटल और आपके वाटर के बीच में जो बॉन्ड है इसकी वजह से भी एक वाइब्रेशनल बैंड आएगा। तो टोटल कितने हो गए 3 + 1 कितने बन गए 4। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका
डी ऑप्शन, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड शोज प्रोमिनेंट बैंड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये भी एल्डिहाइड है, जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड था वैसे ही ये है। इसमें क्या है आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगी, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार होंगी, क्योंकि आपके यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, तो पाई है तो पाई स्टार भी तो होगा। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार जा सकता है, या आपके पाई से पाई स्टार जा सकता है, तो इसमें दोनों तरह की बॉन्डिंग आपकी पॉसिबल है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते प्रोटोन कपल्ड आपका स्पेक्ट्रम है एसिटिक एसिड का, तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है? तो देखो कार्बन का स्पेक्ट्रम दे रहे हो, तो इसमें आप कार्बन देखते हो कि कितने तरह के कार्बन है, तो यहाँ पे देखो एक तरह का कार्बन ये है, और दूसरी तरह का कार्बन ये है। तो इस कार्बन पे आपके जो पहला कार्बन है, कोई आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसका सिग्नल क्या आएगा आपका? सिंगलेट आएगा, सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं होगी। और जबकि मैं बात करूं आपके दूसरे कार्बन की, तो यहाँ पे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो वो आपके सिग्नल को क्वार्टेट में क्या कर देंगे भाई? स्प्लिट कर देंगे, यहां से मिलेगा आपको एक क्वार्टेट मिलेगा। ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। देखो जब मैंने आपको एनएमआर बताया था, एनएमआर में जब भी आपकी सिग्नल की स्प्लिटिंग की बात होती है, तो वहां पे क्या होता है आपका? 3J कपलिंग लगती है। वहां पे क्या लगता है, जैसे मैं इस प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रोटॉन का जो सिग्नल का स्प्लिटिंग होगा वो आपके इस कार्बन के हाइड्रोजन की वजह से होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे आपका 3J कपलिंग लगता है, तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी, स्पिन स्पिन कपलिंग होती है, वो 3J कपलिंग होती है। और जब आप प्रोटॉन की बात करते हो, कार्बन एनएमआर की बात करते हो, तो यहाँ पे जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है वो कार्बन पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन की वजह से होती है, साथ वाले नेबर वाले आपके हाइड्रोजन की वजह से नहीं होती। तो इस कार्बन पे देखो कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं था, तो यहाँ पे कोई सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं थी, यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे आपके देखो डायरेक्टली जो अटैच बॉन्ड है, तो डायरेक्टली अटैच का मतलब एक का डिफरेंस है, सो दैट मीन्स योर 1J कपलिंग होती है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन 13 एनएमआर है, वहां पे आपका 1J कपलिंग की वजह से स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते द इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व्ड फॉर अ कार्बोनिल ग्रुप इन द आईआर स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। देखो आईआर में आपका जो सिग्नल आता है वो किसकी वजह से आता है? चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, मैंने बताया था। और चेंज इन डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है? उसमें पोलैरिटी है, तो जितनी ज्यादा आपकी पोलैरिटी होगी, मोर द पोलैरिटी, उतना ही ज्यादा सिग्नल की जो इंटेंसिटी है उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी? हाई होगी। सिग्नल उतना ही बढ़िया या इंटेंस देखने को आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, उतना ही उसमें पोलैरिटी का डिफरेंस होगा, और सिग्नल की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो कार्बोनिल ग्रुप कहते इंटेंस बैंड देता है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके कार्बोनिल में भाई देर इज अ लार्ज चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट, तो उसके डाइपोल मूवमेंट में लार्ज चेंज होगा, पोलैरिटी ज्यादा आएगी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी, सिग्नल उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? इंटेंस होगा। और जो पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जो भी आपके बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस है, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस है, उस पे डिपेंड करती है आपकी पोलैरिटी। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी, और जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही डाइपोल मूवमेंट में चेंज आएगा, और सिग्नल उतना ही ज्यादा क्या आता है आपका? इंटेंस आता है। ध्यान रखना।